हाय गाइस, स्टीव नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से सिखाया गया था कि उसे लिली नाम की एक बिल्ली को पकड़ना है और वो बचपन से लिली नाम की बिल्ली को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग भी ले रहा था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो जब भी वो लिली को पकड़ने जाता था तो वो उसको पकड़ नहीं पाता था। ये बात उसको समझ में नहीं आती थी कि इतनी ट्रेनिंग एजुकेशन लेने के बावजूद भी वो इस बिल्ली को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। चाहे वो जितना भी चेज कर ले वो उसके हाथ नहीं आती थी। एक दिन उसे एक आदमी मिला जिससे उसने लिली को पकड़ने का आइडिया पूछा, क्योंकि वो लिली जैसी बिल्ली को पकड़ने में माहिर था। उस आदमी ने स्टीव को बताया कि तुम बिल्ली के पीछे मत भागो, बल्कि वो चीज अपने पास रखो जो बिल्ली को चाहिए, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। और फिर बाद में स्टीव ने ऐसा ही किया। अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसमें लिली नाम की बिल्ली पैसे को रिप्रेजेंट करती है और स्टीव नाम का लड़का मिडिल क्लास या पुअर आदमी जो पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सोर्स क्रिएट नहीं करते जिससे पैसा खुद उनके पास आए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर पर्सन्स का फाइनेंशियल आईक्यू बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रिच पर्सन्स। फाइनेंशियल आईक्यू कम होने के कारण वो कोई भी ऐसा सोर्स क्रिएट नहीं करते कि पैसे की बिल्ली खुद उनके पास आए। अब आपका फाइनेंशियल आईक्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है, मैं आज की बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू बाय रॉबर्ट कियोसाकी में से बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑथर पूछते हैं, क्या आपको पैसा अमीर बना सकता है? जिसका आंसर है नहीं। हम सब जानते हैं कि लोग सुबह उठते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, वो फिर भी अमीर बन नहीं पाते। रॉबर्ट की लाइफ में दो डैड थे, एक वो जो उनके रियल डैड थे जिन्हें वो पुअर डैड बोलते थे, दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे। उनके दोनों ही डैड अपनी लाइफ में पैसे को लेकर परेशान थे। उनके पुअर डैड जो काफी अच्छे प्रोफेसर थे, वो अपनी लाइफ में पैसे की कमी के कारण परेशान थे, और दूसरे उनके रिच डैड जो हवाई के काफी अमीर आदमियों में से एक थे, वो ज्यादा पैसा होने के कारण परेशान थे। उनके पुअर डैड जो ये सोच के परेशान थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, महंगाई कितनी है, कमाई से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, कभी भी कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है, और लास्ट मेरा रिटायरमेंट का क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं उनके रिच डैड इस बात से परेशान थे कि मेरे पास पैसा इतना ज्यादा हो गया, कैसे सेव करूं इसे, कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करूं, उसका टेंशन था। उन्हें कोई भी एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं मिलता था। ऐसी बातों से परेशान रहते थे। फाइनेंशियल आईक्यू होना या डेवलप करना इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। आपको पैसा बनाकर भी देता है, साथ ही साथ ज्यादा पैसे से आई हुई टेंशन्स को भी दूर रखता है। अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपको स्मार्टर बनाता है। जब ऑथर छोटे थे तो उनके रिच डैड बोलते थे, मनी प्रॉब्लम मेक यू स्मार्टर इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। पैसे की प्रॉब्लम को सोल्व करना आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाता है। काफी लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। ये मुंह में हुए दांत के दर्द जैसा होता है। कुछ लोग इस दर्द के साथ पूरी लाइफ निकालते हैं और बहुत कम अपने दांत के दर्द का इलाज करते हैं। ऑथर बताते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे थे जो एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेते थे। थोड़ी सी सैलरी में अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करना उन्हें फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं बनाता। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना वैसा ही है जैसे लोग मैथ सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, लेकिन उन सवालों की प्रैक्टिस करते करते वो मैथ में इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ऑथर हमें 5 फाइनेंशियल आईक्यू बताते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है मेकिंग मोर मनी, सेकंड पे है प्रोटेक्टिंग योर मनी, थर्ड है बजटिंग योर मनी, फोर्थ है लेवरेजिंग योर मनी, और लास्ट 5th इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा इसे समझिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हमारे दिमाग का एक पार्ट है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फाइनेंशियल आईक्यू इस चीज को मेजर करने के लिए है कि हम कितने फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पर्सन ए $1 लाख पर मंथ कमाता है और 20% टैक्स देता है, तो पर्सन ए का फाइनेंशियल आईक्यू ज्यादा होगा पर्सन बी से जो $1,20,000 कमाता है लेकिन टैक्स देता है 50%। ऑथर अपने 5 फाइनेंशियल आईक्यू में से फर्स्ट पे मेकिंग मोर मनी को रखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि रॉबर्ट 1969 में ग्रेजुएट होकर उन्होंने अपनी पहली जॉब स्टैंडर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन में एज ए सेलिंग की थी। वहां उनको $47,000 पर ईयर मिलता था, जो आज के मुकाबले $1,40,000 था। ये सैलरी उनके बाकी क्लासमेट के मुकाबले कम थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट नॉन यूनियन में काम कर रहे थे और उनके क्लासमेट यूनियन वेग्स में। ऑथर ने 4 मंथ काम करके वहां से रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स में वियतनाम वॉर फाइट में ज्वाइन कर लिया। 1 साल वियतनाम और 4 साल मरीन कॉर्प्स। ऑथर ऑनरेबली डिस्चार्ज हुए। रॉबर्ट 27 साल के थे, लेकिन उनके पास 2 प्रोफेशंस की नॉलेज थी, फर्स्ट शिप ऑफिसर और सेकंड पायलट। पैसा ज्यादा कमाने के लिए ऑथर ने स्टैंडर्ड ऑयल के ऑफर $60,000 एयरप्लेन पायलट के ऑप्शन को मना कर दिया और जाके होनोलुलु के जेरोक्स कॉर्पोरेशन कंपनी में एज ए सेल्स पर्सन की जॉब करने लगे, जहां उन्हें सिर्फ $720 देते थे। $5,000 से डायरेक्ट $720 पर मंथ कमाने से ऑथर की फैमिली उन्हें पागल समझने लगी थी। जाहिर है, क्योंकि वो जानते थे कि रॉबर्ट 5 साल मरीन कॉर्प्स में जंग लड़कर आए थे। उन्हें लगता था कि रॉबर्ट मेंटली सिक हो गए। होनोलुलु एक महंगी सिटी थी जहां उन्हें ये इनकम भी बहुत कम पड़ने वाली थी।
लेकिन ऑथर ने सिर्फ ऐसा एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए किया था। वो जानते थे एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के बाद ही वो पैसा बना पाएंगे। उन दिनों जेरोक्स एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए। यहाँ ऑथर की ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने रिस्क लिया। $5,000 यानी कि 4 लाख पर मंथ कमाने से डायरेक्ट 57,000 कमाना, ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ऑथर बताते हैं शायद ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब जॉब छोड़कर सेल्स पर्सन बनने निकल जाएं। हर कोई अलग अलग वीकनेस, स्ट्रेंथ और चैलेंज के साथ होता है। कुछ लोग नेचुरली सेल्स पर्सन होते हैं और कुछ नहीं। ऑथर नहीं थे। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है। वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पैसा भी कंट्रोल नहीं कर सकते। रॉबर्ट के स्टैंडर्ड ऑयल की जॉब छोड़ने पर वो डिप्रेस थे और फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीखना जारी रखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखा था। आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट को तो जानते ही होंगे, जहाँ ई स्टैंड करता है एम्प्लॉय को, एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयज को, पी स्टैंड करता है बिजनेस को और आई स्टैंड करता है इन्वेस्टर्स को। ई और एस वाले क्वाड्रेंट वाले लोग अपनी इनकम को एक्सपेंस में डालते हैं और सारी इनकम वेस्ट हो जाती है, और बी और आई वाले लोग अपनी इनकम को एसेट्स में डालते हैं जो दोबारा उनके इनकम के ब्लॉक को और बढ़ाता चला जाता है। यहाँ एसेट्स वो होता है जो उनके पैसे का यूज करके दोबारा पैसा बना के दे रहा है, जैसे रियल स्टेट, रेंट हाउस, शॉप, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल IQ 2, प्रोटेक्ट योर मनी। पैसा प्रोटेक्ट करना पैसा बचाने जितना इंपॉर्टेंट है। 7 तरीके के बीज होते हैं जो हमारे पैसों के दुश्मन होते हैं, जिन्हें हमें उनसे बचाना होता है। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, A, B और C, और तीनों लोग साल का 12 लाख कमाते हैं। पर्सन A 50% टैक्स देता है, पर्सन B 15% टैक्स देता है और पर्सन C 0% टैक्स देता है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल IQ किसका है, तो जाहिर है C का होगा, क्योंकि C अपने टैक्स इन 7 B से बचा के रखता है, जिसे रॉबर्ट एक स्टोरी से समझा रहे हैं। एक बार एक सोशलिस्ट एक फार्मर के पास आता है और पूछता है क्या तुम एक सोशलिस्ट बनना चाहोगे? तो फार्मर पूछता है ये क्या होता है? सोशलिस्ट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास गाय है तो तुम फ्री में दूध शेयर करोगे। फार्मर बोलता है ये तो अच्छा काम है। सोशलिस्ट बोलता है कि हाँ, अगर आपके पास भेड़ है तो गर्म स्वेटर के लिए आप उसका ऊन शेयर करेंगे। फार्मर बोलता है मुझे अच्छा लगा। सोशलिस्ट बोलता है तो ज्वाइन करिए, आपके पास मुर्गी है, आप एग डोनेट करेंगे। ये सुनकर फार्मर गुस्सा हो जाता है और बोलता है भागो यहाँ से, मुझे कोई सोशलिस्ट नहीं बनना। सोशलिस्ट पूछता है गाय के दूध शेयर करने पे और भेड़ के ऊन शेयर करने पे तुमने कुछ नहीं बोला, तो मुर्गी के अंडे शेयर करने पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फार्मर बोलता है हाँ, क्योंकि गाय और भेड़ दोनों ही मेरे पास नहीं है। यही सेम चीज टैक्स के साथ भी है। हर कोई चाहता है कि भलाई के लिए पैसा दे, लेकिन खुद से नहीं। रॉबर्ट बोलते हैं मेरे रिच डैड टैक्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हाँ, वो कंपाउंड टैक्स देने के खिलाफ थे। 7 B's यानी कि प्योरिट, बैंकर, ब्रोकर, बिजनेस ब्रेड्स, ब्रदर इन लॉ एंड बैरिस्टर्स, ये सब हमसे कंपाउंड टैक्स लेते हैं। एक रिच पर्सन कंपाउंड मनी कमाता है, मतलब पैसे से पैसा, और पुअर और मिडिल क्लास अपना कंपाउंड टैक्स देता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। प्यूरिट्स मतलब अधिकारी पैसा खर्च करने के आदी होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचते हैं कि किस तरीके से टैक्स लिया जाए। सेकंड भी है बैंक। बैंक डाकुओं से पैसा बचाने के पर्पज से बनाया गया था, लेकिन आज बैंक खुद ही डाकू बन गया है। हमारा पैसा यूज करके हमसे पैसा कमाता है और बदले में लोन, सेविंग एक्सेट्रा का इंटरेस्ट प्रॉफिट दिखा के हमें लालच देता है। थर्ड भी जिसे हमें पैसों से बचाना चाहिए वो है ब्रोकर। रॉबर्ट और किम ने बहुत से लॉस सहे थे एक गलत ब्रोकर के कारण। नेक्स्ट टाइम उन्होंने टॉम और जॉन नाम के 2 ब्रोकर को हायर किया। प्रोफेशन में ये दोनों ही स्टूडेंट थे, क्योंकि एक्सपीरियंस ब्रोकर के पास टाइम नहीं रहता था कि वो उन्हें अच्छी तरीके से एडवाइस कर सके। फोर्थ भी है ब्राइड एंड बियर। आपका आपकी लाइफ में पैसों को वेस्ट करने से बचाने के लिए आपके पार्टनर का सही होना जरूरी है। रॉबर्ट और उनकी वाइफ किम दोनों ही मनी अट्रैक्टर थे, जहां उन दोनों पार्टनर को पता था कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। बाकी बीज को डिफाइन करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। थर्ड है फाइनेंशियल IQ बी, बजटिंग योर मनी। ऑथर के पुअर डैड कहते थे जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, और उनके रिच डैड कहते थे पैर तो फैलाना ही है, लेकिन साथ ही साथ चादर भी बढ़ाओ। जहाँ पुअर और मिडिल क्लास में पैसे का बजट रखना एक पैसे को बचाने का तरीका है, वहीं रिच क्लास में पैसे का बजट रखना एक प्लान है जिससे वो और पैसा कमा सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर एक बार बेंटली कार लेना चाहते थे जिसकी कीमत 13 करोड़ थी। जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट देखी तो उसमें 9 करोड़ रुपए थे, मतलब कि उनके एसेट्स के कॉलम में से 9 करोड़ ही फिल थे। वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें जिससे उनके एसेट्स का कॉलम और लायबिलिटी का कॉलम दोनों ही भर जाए। इसे मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो वो कार भी चाहते थे और एसेट्स के कॉलम में 13 करोड़ खर्च भी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने ब्रोकर टॉम से बात की, जो उनके सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करता था। ऑथर कहते हैं एक अच्छा ब्रोकर वो होता है जो एक्सक्यूज नहीं, सोल्यूशन देता हो। और 8 मंथ के बाद ऑथर के एसेट्स के कॉलम में 13 करोड़ रुपए फिल थे और लायबिलिटी के कॉलम में कार। फाइनेंशियल IQ 3 हमें बताता है कि हमारे शौक पूरे होने चाहिए, लेकिन हमारे एसेट्स को कम करके नहीं।
मतलब अपना बैंक बैलेंस कम करके महंगी बाइक लेना एक स्मार्ट मूव नहीं है। अक्सर पुअर और मिडिल क्लास लोगों के पैसे खर्च करने का प्रायोरिटी का कॉलम कुछ ऐसा दिखता है, जहां इनकम लेना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सेकंड पे खर्च और लास्ट में पैसा बचाना और फोर्थ पे एसेट्स। जबकि ऑथर रिच डैड पुअर डैड की बुक में ये बताते हैं कि आपको अपनी इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा पहले खुद पे खर्च करना चाहिए। ये कुछ 3 टिप्स थी फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में जो फ्रॉम द बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू बाय रॉबर्ट कियोसाकी में से थी। बाकी की बची 2 आईक्यूज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, और खासकर उनको जो अपना बैंक बैलेंस कम करके अपने शौक पूरे कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।